नमस्कार दोस्तों, के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बाबा नागार्जुन के बारे में। मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा के पाठ्यक्रम में बाबा नागार्जुन आपकी छठी इकाई में लगे हुए हैं। छठी इकाई में देखेंगे तो आपको 9 कवि और उनकी रचनाएं लगी हुई हैं। इनमें से 90 नंबर पर बाबा नागार्जुन लगे हुए हैं और इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, इनके साहित्य के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद पाठ्यक्रम में इनकी जो कविताएं लगी हुई हैं, पाठ्यक्रम में बाबा नागार्जुन की 3 कविताएं लगी हुई हैं। पहली कविता है बादल को घिरते देखा है, दूसरी कविता अकाल और उसके बाद, और तीसरी जो कविता है कालिदास सच सच बतलाना। इन सब की व्याख्या करेंगे और अंत में हम कुछ प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा नागार्जुन की बात जब आती है तो आपके मन में प्रश्न आते होंगे, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बनेंगे। बाबा नागार्जुन की अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुन का जन्म 1911 में वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। असल में सतलखा उनका ननिहाल था। उनके पैतृक गांव की बात करें तो वह दरभंगा जिले में तरौनी ग्राम है। उनके पिताजी का नाम गोकुल मिश्रा और माता का नाम उमा देवी था। बचपन में बाबा नागार्जुन ठक्कर मिश्र के नाम से जाने जाते थे। वैसे प्रमाण पत्रों में उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र मिलता है। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन के नाम से कविताएं लिखी, मैथिली में यात्री के नाम से और संस्कृत में चाणक्य के उपनाम से इन्होंने रचना साहित्य लेखन किया है। इनके अगर जीवन परिचय की हम बात करें कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, तो भाषा की प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा ग्राम की संस्कृत पाठशाला से हुई और बाद में फिर वो काशी और कलकत्ता में संस्कृत के अध्ययन के लिए गए। नागार्जुन की पहली कविता की अगर हम बात करें तो 1935 में लाहौर से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी विश्वबंधु। इसमें उनकी पहली कविता राम के प्रति प्रकाशित हुई। अगर इनकी हम मैथिली कविता की अगर बात करें कि इनकी पहली मैथिली कविता कौन सी है, तो बुकलेट इनकी पहली मैथिली कविता है। जीवन परिचय के बाद अब हम इनके साहित्य के योगदान के बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपने साहित्य में क्या क्या लिखा है। तो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, लेकिन इन्हें कविताओं में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। इनके कुछ उपन्यास भी अपने आप में बेहतरीन हैं। उपन्यास की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुल 13 उपन्यास लिखे हैं। रतिनाथ की चाची इनका पहला उपन्यास है। इसके बाद इन्होंने बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो और गरीबदास। यूजीसी नेट और सहायक प्राध्यापक सेट और विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में इनके उपन्यास निरंतर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए आवश्यक है कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु आप इन सभी उपन्यासों के नाम याद कर लें। इसके बाद अगर इनके कविता संग्रहों की बात करें तो 16 कविता संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं। पहला कविता संग्रह युगधारा 1953 में प्रकाशित हुआ। दूसरा सतरंगे पंखों वाली, इसके बाद फिर प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरश, रत्न गर्भ, ऐसा भी, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में और भूमि जा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि योगधारा, सतरंगे पंखों वाली और अपने खेत में इनका प्रकाशन दिया हुआ है। तो इनका प्रकाशन तिथि देने का उद्देश्य यह है कि आपकी जो कविताएं हैं, बादल को घिरते देखा है, यह कविता आपके युगधारा काव्य संग्रह में लगी हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि युगधारा का प्रकाशन वर्ष आपको प्राप्त हो। दूसरा सतरंगी पंखों वाली, आपकी जो दूसरी और तीसरी कविता यानी कि अकाल और उसके बाद और कालिदास कविता, ये सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है, इसीलिए इसका प्रकाशन वर्ष भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपने खेत में, ये उनका अंतिम काव्य संग्रह है जो 1997 में प्रकाशित हुआ था। 1998 में इनका निधन हो गया था। तो अपने खेत में इनका अंतिम काव्य संग्रह है, इसलिए इसकी तिथि भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है।
बाकी काव्य संग्रहों की तिथि आवश्यक नहीं है। इनकी कुछ कविताओं की अगर बात करें, कुछ कविताएं बहुत चर्चित रही हैं। एक हरिजन गाथा कविता है जो दलित समस्याओं का चित्रण करती है। मैं आपको बता दूं कि बाबा नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद की बात आती है तो बाबा नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल का नाम आता है। प्रगतिवाद यानी कि समाजवाद, यानी कि वे गरीबों के हितों के कवि हैं। हरिजन गाथा में उनकी दलित समस्याओं का चित्रण है। गुलाबी चूड़ियां की वात्सल्य की कविता है। जब वो एक बस में वो यात्रा कर रहे होते हैं और जब एक ड्राइवर के पास में जो बैठे होते हैं तो ड्राइवर अपनी बच्ची के लिए कुछ चूड़ियाँ लेकर जाता है। वो चूड़ियाँ आगे अपनी बस में कांच के आगे टांग देता है और वो डेली ध्यान भूल जाता है कि इन चूड़ियों को मुझे घर ले जाना है। बाबा नागार्जुन यानी कभी कभी उससे पूछ बैठते हैं कि भाई ये चूड़ियाँ किसकी हैं। तो वो कहता है मेरी मेरी बिटिया की ये चूड़ियाँ हैं, लेकिन मैं डेली ध्यान भूल जाता हूँ घर ले जाने के लिए। तो इस कविता को आधार बनाकर उन्होंने गुलाबी चूड़ियाँ, बहुत वात्सल्य की अद्भुत कविता है। जनमन के सजग से तेरे, कुछ इसको काट लीजिएगा, कुछ नहीं यहाँ पे। जनमन के सजग से तेरे ये कविता है, इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी थी। केदारनाथ अग्रवाल और बाबा नागार्जुन उस जमाने में प्रगतिवाद के स्तंभ कहे जाते थे। इनकी एक कविता है प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। इसको नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनको किन किन सम्मानों से प्रकाशित किया गया है तो ध्यान रखिएगा। बाबा नागार्जुन ने, मैंने बताया था ऊपर, हिंदी में साहित्य लेखन किया है इन्होंने, मैथिली में किया है, संस्कृत में किया है और थोड़ा बहुत कुछ बांग्ला में भी लेखन किया है। मुख्यतः हिंदी और मैथिली भाषा में इनका साहित्य लेखन दिखाई देता है। और मैथिली भाषा में साहित्य लेखन के लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनके मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न छाछ के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। मैं ये आपको बता ही चुका हूँ। विचारकों के, आलोचकों के बाबा नागार्जुन के बारे में क्या विचार है। नामवर सिंह कहते हैं कि यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। दूसरा कथन भी कहते हैं कि वे यानी कि नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते बल्कि शैली स्वयं उन्हें खोजती है। तो ये दोनों कथन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीधा सा मतलब ये है कि बाबा नामवर सिंह ने बाबा नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है। मैनेजर पांडे उन्हें जनकवि कहते हैं। जनकवि इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जनता के कवि हैं। वे जनता के लिए बोलते हैं, जनता के लिए लिखते हैं, वो समाज के लिए लिखते हैं। पाठ्यक्रम में 3 कविताएं, बादलों को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और कालिदास। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बादल को घिरते देखा है युगधारा में संकलित है, अकाल और उसके बाद तथा कालिदास कविता शतरंगे पंखवाली में संकलित है। इसके बाद चलिए अब हम कविता की व्याख्या करते हैं। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल, अमल का मतलब होता है स्वच्छ और धवल का अर्थ होता है श्वेत। स्वच्छ श्वेत गिरी यानी गिरी के शिखरों पर यानी पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। बादलों को घिरते हुए कवि ने देखा है। ये कविता उनकी हिमालय यात्रा के दौरान अपनी एक याद के रूप में, संस्मरण के रूप में लिखी है। तो जब वो हिमालय गए थे तो उसके दृश्य का वर्णन करते हैं कि मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा। यानी कि स्वच्छ सफ़ेद पर्वत के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्ण कमलों पर घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। वो कहते हैं छोटे छोटे मोती जैसे छोटे छोटे कण उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। जो वर्षा हो रही है, मानसरोवर में कमल लगे हुए हैं, तो उन वर्षा के जो कमलों पर गिरते हैं तो कमल अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावश की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। वो कहते हैं तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग यानी कि शकरा एक ऊंचा हिमालय है, छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हिमालय में तो कई झीलें हैं, जैसे मानसरोवर झील है। उनके श्यामल नील सलिल में, श्यामल यानी सांवले, नील सलिल में सांवले और
नीले जल में, शैलेन यानी कि जल में समतल दिशों से आकर नदियां उस मानसरोवर में यानी कि झीलों में गिरती हैं। पावश की मत्स्य आकल तिक्त मधुर विषतंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। और उन 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 झीलों में उन्होंने हंसों को तिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है। वे कहते हैं कि उन स्वर्णाभ शिखरों पर, स्वर्णाभ यानी कि जब सुबह सूर्योदय होता है तो वो शिखर अंतिम सोने के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर निशाकाल से चिर अभिशापित चकवा चकवी की बात कर रहे हैं। प्रश्न बन सकता है कि चकवा चकवी की बात नागार्जुन की किस कविता में हुई है? तो बादल को घिरते देखा। बताया जाता है कि चकवा चकवी है ये बरसात के जल का ही पानी पीते हैं, किसी नदी झील या तालाब में पानी नहीं पीते, इसलिए इन्हें कई महीनों तक, जब तक वर्षा ऋतु पुनः नहीं आ जाती तब तक इंतजार करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इनको ऐसा श्राप लगा हुआ है। 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गन बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरण कस्तूरी मृग को अपने पर चिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा। वो कहती मैंने वहां पर कस्तूरी मृग को देखा है, और जो उसकी सुगंध है उसकी नाभि से आ रही है, और वो पूरी दुनिया में भटक रहा है, उस नाभि सुगंध की तलाश में भटक रहा है। ऐसे कस्तूरी मृग को भी मैंने देखा है। कहाँ गया धनुपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। कहते हैं कि कालिदास ने जो गणपति कुबेर का वर्णन किया है, उस व्योम प्रवाही गंगा जल का वर्णन किया है, मेघदूत में प्रकृति के चित्रण की जो बात करते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। कहते हैं कि उसका तो मुझे पता नहीं कि कालिदास ने क्या क्या देखा, लेकिन जो मैंने देखा है उसका मैं वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैंने क्या देखा है कि नभचुंबी कैलाश के शीर्ष पर महामेघ झंझानिल यानी कि बड़े बड़े विशाल मेघों को देखा है, बादलों को आपस में गरजते हुए देखा है, झंझानिल यानी तूफान को आते हुए देखा है। शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दारु कानन में सोड़ित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख शरी के सुगढ़ गलों में, कानों में कुबल लटकाए सतदल लाल कमल वेड़ी में, रजत रजत मणिखचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मधुरारुण की आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो कहते हैं मैंने वहाँ की प्रकृति के इतने सुंदर फूल पुष्प, प्रकृति का आनंद देखा है। कुबल यानी कमल होता है, शोणित धवल भोजपत्र यानी भोजपत्रों के पेड़ उन्होंने देखे हैं, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की कुंतल की साजे, कुंतल यानी बाल होते हैं, इस तरह के फूल देखे हैं। बता रहे हैं कि जिस तरह से बाल एक नवयुवती के सर पर जो जूड़ा लगा हुआ होता है वो सुंदर लगता है, ऐसे ही यहाँ पर कई तरह के सुंदर पुष्प हैं। और यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि इस कविता में उन्होंने प्रकृति चित्रण का बात किया है। 3-4 बातें इसमें आपको महत्वपूर्ण दिखाई देंगी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न तो बनेगा चकवा चकवी की चर्चा किस में हुई है? इसमें हुई है। दूसरी बात ये कि कालिदास की चर्चा किस कविता में हुई है? कालिदास की कविता एक बादल को घिरते में देखा हुआ है, इसकी कालिदास कविता है वहाँ पर भी हुई है, तो वहाँ पर तो होगी ही क्योंकि कालिदास पे कविता लिखी गई। लेकिन इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि कालिदास की चर्चा किस कविता में हुई है? कालिदास कविता में हुई है, बादल को घिरती कविता में हुई है, या उपरोक्त दोनों में हुई है? तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगली कविता पर आते हैं, अकाल और उसके बाद। इसमें कभी अकाल का वर्णन करते हैं कि अकाल के समय हमारे समाज की परिस्थितियाँ क्या हैं और अकाल के बाद क्या होता है।
सतरंगी पंखों वाली में यह संकलित है, 1959 में प्रकाशित हुआ। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। वे कई दिनों जब अकाल आया है तो क्या हुआ था? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चक्की, चूल्हा रोया, चूल्हे पे जलाने के लिए अन्न नहीं है इसलिए आग नहीं जलाई गई, रोटी नहीं बनाई गई। चक्की रही उदास, चक्की से आटा भी नहीं पीसा गया क्योंकि अन्न नहीं था। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, क्योंकि अब चूल्हे पर कोई खाना नहीं बना रहा है तो चूल्हा वीरान डला हुआ है। पहले चूल्हे पर खाना बना रहे होते थे तो उस समय पड़ोस की गली मोहल्लों की कुतियाँ आती थी, आके खड़े हो जाती थी, हम उसको आधी एक रोटी डाल देते थे। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, छिपकलियों की गश्त भी लगी हुई है, कोई उनको बचाने वाला नहीं, तो कुछ है ही नहीं, सब शांत पड़ा हुआ है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सकत, चूहों को भी कुछ खाने को लिए नहीं मिल रहा है। फिर जब अकाल के संकट छट जाते हैं तब कहते हैं कभी, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। धुआं उठा यानी कि चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, करके सभी सदस्य सुखी खुश हैं। कोई ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। कोआ तो कई दिनों से भूखी अवस्था में टला हुआ था, आज उसने भी अपनी पाखें खुजलाई हैं, भोजन की तलाश में वो भी चल पड़ा है। अगली कविता है कालिदास, सतरंगी पंखों वाले में ही यही संकलित है। चलिए पढ़ते हैं। वैसे इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, तो अर्थ आप कोशिश समझने की करिएगा। मैं वाचन करता हूँ कविता का। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया तुम रोए। कालिदास सच सच बतलाना, शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई मजहा ज्वाला में घृत मिश्रित शोके शमिदा शम। कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आशु से, तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख घन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का। साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से चूर चूर हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो। अमल धमल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। इस कविता को लिखने के लिए कवि ने 3 पुस्तकों का संदर्भ लिया है। आज इंदुमती, इसका जो संदर्भ है रघुवंशम से लिया है, और दूसरा शिव जी की बात हो रही है, ये कुमार संभवम से लिया है, और तीसरा यक्ष का, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, ये मेघदूत से लिया गया है। और इसमें कविता कहते हैं, उस पहला प्रसंग है, 3 प्रसंग लिए गए हैं कि अज रोया या तुम रोए। जब इंदुमती यानी अज की जो पत्नी है इंदुमती, उसकी मृत्यु हुई थी, जिसका तुमने बड़ा ही मार्मिक वर्णन रघुवंशम में किया है, तो अज रो रहा था वो। तो मुझे लगता है वो अज नहीं, वो तुम्हारी पीड़ा थी कालिदास, वो तुम्हारी पीड़ा थी। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाजाला में जब वो दैत्य दानव परेशान कर रहे थे देवों को, सब जीवों को, तो भगवान शिव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया, सृष्टि के निर्माण करने के लिए कि आप भगवान शिव को उत्तेजित करिए। कार्तिकेय का जन्म जो होना था ताकि वो दानवों का नाश कर सके। तो कामदेव भगवान शिव को कामोत्तेजित करने के लिए जाते हैं, तो उनकी तपस्या को भंग करते हैं। तो निकली हुई माला से शिव जी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर देते हैं। और उसके बाद उसकी पत्नी, कामदेव की पत्नी रति जो रोई, उसका जो मार्मिक क्रंदन हुआ, उसका वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में किया है। तो बाबा नागार्जुन कह रहे हैं कि कालिदास, जो रति रो रही थी, मुझे लगता है रति के साथ में तुम्हारी भी पीड़ा थी। वो केवल रति की पीड़ा नहीं है, उसमें मुझे तुम्हारी पीड़ा भी दिखाई दे रही है। तीसरा विदुर यक्ष की बात कर रहे हैं। यक्ष था, जब कुबेर की सभा में यक्ष था, तो कुबेर ने, राजा ने यक्ष को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि एक बार वो सभा में आने से लेट हो गया था। क्यों हो गया था? अपनी पत्नी यानी कि यक्षिणी के प्रेम में पड़ गया था। इतना ध्यान यक्षिणी के प्रेम में, अपनी यक्षिणी के प्रेम में इतना लय हो गया था कि वो राजकाज को भूल गया था। इसलिए महाराज ने, उसके राजा ने उसको दक्षिण में
दक्षिण के शिखरों पर बादल भेज दिया था, दक्षिणों के जंगलों में भेज दिया, और वहां से वो संदेश भेज रहा है चित्रकूट के सुबह शिखर पर, जिनके ही द्वारा संगीता उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाली। राजभवन उसकी पत्नी पत्नी यानी यक्षिणी के लिए संदेश भेज रहा है, उसको जो पीड़ा हो रही है वो पीड़ा कालिदास तुम्हारी ही है, मुझे तो तुम्हारी ही पीड़ा लगती है। यानी कि बाबा नागार्जुन इन ग्रंथों की गहन बातों को समझकर ये कालिदास कविता लिखी है। इस पर आप मोहन राकेश का एक नाटक भी है, आषाढ़ का एक दिन। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की भोगी हुई पीड़ा के बिना, स्वयं की भोगी हुई प्रेम पीड़ा के बिना इस तरह का मेघदूत जैसा महाकाव्य नहीं लिख सकता, मेघदूत जैसा खंडकाव्य नहीं लिख सकता। मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब जो ग्रंथ लिखे गए इनमें जो मार्मिक की पीड़ा लिखी गई है, ऐसी पीड़ा कोई स्वयं वही व्यक्ति लिख सकता है जिसने ऐसी स्वयं पीड़ा भोगी हो। तो कहना चाहते हैं आप मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे तो कालिदास की जो प्रेम कहानी है उसमें उनको जो कालिदास की पीड़ा है वो आपको समझ में आएगी। उन्होंने कालिदास के उन अनकहे सच को बाहर लाने का प्रयास किया है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो चलिए आज हमने बाबा नागार्जुन के बारे में चर्चा करी, आगे हम किसी अन्य कवि के साथ चर्चा करेंगे। और हाँ, इसमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे ये कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो देखो सीधे से प्रश्न बनेंगे। एमपीपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछेगी। बाबा नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? ठक्कर मिश्र। वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी में किस नाम से कविताएं लिखते थे? नागार्जुन के नाम से। मैथिली में किस नाम से कविताएं लिखते थे? यात्री के नाम से। संस्कृत में किस नाम से कविताएं लिखते थे? चाणक्य के नाम से। पहली कविता कौन सी थी? राम के प्रति। पहली मैथिली कविता कौन सी थी? बुकलेट। पहला उपन्यास कौन सा था? रतिनाथ की चाची। पहला कविता संग्रह कौन सा था? युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल के लिए इन्होंने कौन सी कविता लिखी? नागार्जुन के साहित्य का मैनिफेस्टो कैसे कहा जाता है? किस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आधुनिक युग का कबीर बाबा नागार्जुन को किसने कहा है? जनकवि बाबा नागार्जुन को किसने कहा है? कालिदास रचना किस काव्य संग्रह में संकलित है? बादल को गिरते देखा किस काव्य में संकलित है? रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम की चर्चा किस कविता में हुई है? चकवा चकवी की चर्चा किस कविता में हुई है? अकाल की कविता किसमें हुई? अकाल की चर्चा किस कविता में हुई है? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस तरह से विस्तार से चीज़ों को पढ़ते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बाबा नागार्जुन को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और परीक्षा में प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो चलिए यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले किसी नए कवि के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।